हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जरा पहले आप मेरे पीछे जो ये एक क्या कहते हैं इसे थंबनेल लगा हुआ है ये देख ले। दैट इज यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश 2025 क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज आज स्वाति मैम। Are you curious about a particular topic or have burning questions you need answers to? तो भाई ऐसा है कि अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है। तो देखो आपको एक चीज़ बताऊं, मैं आपको सबसे पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ ये कहना चाहूँगी। आप लोग सभी अब तो जैसे भाई पता ही है कि अप्रैल में पेपर होना है, तो दोज हु हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम उनके लिए एक अच्छा रिवीजन का समय है। जिन्होंने अभी तैयारी बीच में छोड़ दी थी वो भी अभी तैयारी शुरू कर सकते हैं। और उसमें आप लोगों को एक चीज़ पता होगी कि 40 डेज स्ट्रैटेजी जो है मेरे ही द्वारा चलाई हुई थी। अब वो भी आपको याद होगा, वो 40 डे स्ट्रैटेजी 40 डे हो नहीं पाई थी, 36 या 35 या 36 डेज की हुई थी। तो 40 डे स्ट्रैटेजी जो थी दैट नेम वाज गिवन बाय मी। अब बाकी तो लोग जो हैं मेरी स्ट्रैटेजी को अपने पर चिपका के चला ही रहे हैं। एक ना इसमें मुझे एक बड़ा बढ़िया सा वो इंसिडेंट याद आता है। हम लोग मेरठ के हैं तो जो लोग मेरठ के हैं और मेरठ के आसपास के हैं उनको सबको एक दुकान का नाम जरूर पता होगा, रामचंद्र सहाय। तो रामचंद्र सहाय रेवड़ी और गजक के लिए बड़ा ही फेमस जो है वो उसमें है। रेवड़ी और गजक मिलती है, बहुत ही फेमस। तो आप ना देखना एक ओरिजिनल रामचंद्र सहाय तो जो है वो एक ही होंगे, लेकिन आप देखोगे मेरठ में ना आबुलेन पे और इधर पे हर जगह पे ना रामचंद्र सहाय लिखा हुआ मिलता है। तो वो भाई क्योंकि एक वो पॉपुलर उसके वजह से जो है वो नाम ले रखा है, तो अच्छी बात है। एक अच्छा पॉपुलर नाम है, मेरे दिमाग में तो सब में बैठे बैठे आया था। तो 40 डे स्ट्रैटेजी तो जी तब चलेगी जब एग्ज़ाम के 40 दिन रह जाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ ना कुछ दिमाग में मेरे आता रहता है। तो क्वेश्चन आंसर सीरीज़ है, सवाल आपके जवाब मेरे। तो मैं आप लोगों के लिए को क्या करवाऊँगी ये बता रही हूँ कि अब मैं आप सब लोगों से पूछती हूँ। भाई देखो, हम अपनी तरफ से तो बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट्स को कराते ही रहते हैं। कराते हैं या नहीं कराते हैं, आप खुद बताओ। बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट्स को कराते रहते हैं कि भाई आए और क्वेश्चन आंसर, जैसे अभी भी बीच बीच में आके जैसे मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स वगैरह बता रही हूँ, करवा रही हूँ। तो वो अब मैं आपसे पूछती हूँ कि आपको क्या जानना है। यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश में सवाल आपके। जैसे अभी एक स्टूडेंट का क्वेश्चन जो है उसी से ही आइडिया मुझे आया कि आपको जहाँ जिस चीज़ में डाउट होता है कि इन दोनों में क्या अंतर है, या किसी कोई बात आपको समझ में नहीं आती है, कोई फैक्ट समझ में नहीं आता, कोई पॉइंट समझ में नहीं आता, चाहे वो ग्रामर का है या लिटरेचर का है, तो आप मुझसे वो चीज़ पूछ सकते हैं। लेकिन 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 अब मैं चाहूँगी कि स्टूडेंट्स आगे बढ़कर अपने सवाल जो हैं वो पूछें। सवाल में डिसेंसी मेंटेन करिएगा। वैसे तो हमें भी पता है कि जो फालतू के यहाँ पर कमेंट करते हैं वो स्टूडेंट तो होते नहीं है, वो तो पता नहीं किस किस के बूटलिकर्स होते हैं जो यहाँ पर आकर केवल टाइम खराब करने के लिए आते हैं, दिमाग खराब करने के लिए आते हैं। खैर उनको तो मैं क्या ही कहूँ। मेरा कहना है उन लोगों से जो जेन्युइन जो है पढ़ने वाले हैं, जो वाकई में अपने पढ़ रहे हैं। अब ऐसा होता है ना, कोई क्वेश्चन आप पढ़ते हो, बार बार उस क्वेश्चन को अपने दिमाग में आप उसको पढ़ते हो, उसका आंसर आपके दिमाग में छप जाता है। लेकिन अगर उसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ लें तो आपको नहीं पता कि इसका आंसर क्या होगा। ऐसे आपने क्वेश्चंस, चाहे वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चंस हों, चाहे वो लिटरेरी टर्म्स के हों, या वो राइटर्स के हों, या ग्रामर के क्वेश्चंस हों, कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी क्वेश्चन पे आपको ये डाउट आता होगा कि हमें ये बात नहीं समझ में आ रही है कि इसका आंसर ये क्यों है। तो यू कैन आस्क दोज क्वेश्चंस फ्रॉम मी। आप हाँ, एक ये देखो ये कह रहे हैं मेरे हस्बैंड कि भाई देखिए ये मत पूछिएगा कि पेपर, अब तो आपको पता है पेपर अप्रैल में होना ही है, अप्रैल में पेपर हो जाएगा और ये मैं बता भी चुकी हूँ। उसके आने से पहले मैंने बता दिया था, जो न्यूज़ सर्कुलेट होने से पहले। तो भाई ऐसा है कि आप ये मत पूछिए कि पेपर कब होगा, पेपर तो अब होगा ही। स्ट्रैटेजी भी मैंने डिस्कस की थी, बीच बीच पे हम स्ट्रैटेजी भी डिस्कस कर लेंगे, आप क्या पढ़ो। लेकिन अब सबसे पहले यह है कि आपको किन चीज़ों में समस्या हो रही है। देखिए हाँ, मैं कुछ चीज़ें, देखिए मैं एक बहुत स्पष्टवादी इंसान हूँ, तो मैं कुछ चीज़ें कहूँगी कि देखिए
जो मेरा पेड कोर्स है, ऑब्वियसली वो पेड कोर्स में यूट्यूब, आप कोई कहे मैडम एक काम करो आप ना अपना पेड कोर्स जो है वो यूट्यूब पर चला दो, तो यार वो बहुत चीज़ जो है वो नहीं हो सकती। तो जो कोई जो जेन्युइन इंसान होगा ना और जो समझदार इंसान होगा वो ये बात कहेगा ही नहीं। और देखो यार मूर्खों की बात पे मैं ध्यान देती नहीं, ठीक है। तो जो जेन्युइन होगा वो मुझसे ये बात कहेगा नहीं कि आप अपना पेड कोर्स यूट्यूब पर चला दो। नहीं जी, यूट्यूब पर पेड कोर्स नहीं चल सकता, ये उनके साथ धोखा है जो पेड कोर्स में मेरे से पढ़ रहे हैं, जिन्होंने अपने पैसे अलग से दिए हैं और पढ़ रहे हैं। नहीं, क्यों? क्योंकि यूट्यूब का कंटेंट अलग होता है, पेड कोर्स का कंटेंट अलग होता है। पेड कोर्स में सारी चीज़ डिटेल में बताई जाती है, एक एक पॉइंट। लेकिन यूट्यूब पे भी ये नहीं है कि मैं फालतू चीज़ करवाती हूँ या लोगों को यूं ही बहकाती हूँ, नहीं। ये एक चीज़ मैंने उठाई है। जैसे अभी एक हिना ने एक क्वेश्चन भेजा था कि मैम मेटोनमी और सिनेक्डोकी में हम अंतर नहीं पता कर पाते, हमें नहीं पता चलता कौन सा सेंटेंस मेटोनमी का है और कौन सा सेंटेंस सिनेक्डोकी का। इस तरीके के क्वेश्चंस आप भी पूछ सकते हैं। जैसे कि अगर आप ये पूछ सकते हैं कि कोई ग्रामर का क्वेश्चन अगर मैं आपसे कहूँ, जैसे रूल बेस्ड क्वेश्चंस आए थे 2019 में जो पेपर हुआ था, रूल बेस्ड, आप यू कैन सेंड द क्वेश्चंस, आप क्वेश्चंस भेजिए। जो क्वेश्चंस अच्छे हैं उन्हें उठाकर, और जो ज़्यादातर लोगों को पूछना चाहते हैं उनको बारे में मैं उन क्वेश्चंस को बता, हम अपनी तरफ से क्वेश्चंस आपको कराते हैं, आप क्वेश्चंस आप भेजो। हाँ, मगर ये क्वेश्चंस मत भेजना मिल्टन ने कितनी बार शादी करी, वो सबको पता है कितनी बार करी है। शेक्सपियर का स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवॉन है कि अपॉन एवॉन है, ऐसे नहीं। स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, देखो भाई ये सारी चीज़ें तो सबको पता है, ये आपको वैसे भी पता है। आप वो क्वेश्चंस पूछिए, 2.5 साल आपको पढ़ते होंगे जिन क्वेश्चंस में आप अटकते हैं, अब आपका टाइम है, आप पूछिए कौन से क्वेश्चंस, जहां पर भी आपको, जिसमें भी आपको समझ में नहीं आ रहे हैं वो चीज़ आप मुझसे पूछिए और मैं आपको उसके जवाब दूंगी। भाई अगर मेरे पास उसका जवाब होगा तो मैं आपको जरूर दूंगी उसका जवाब, ठीक है। जैसे आज मैं आप लोगों के लिए डिफरेंस बिटवीन मेटोनमी एंड सिनोक्डोकी एंड एपोरिया और रिटोरिकल क्वेश्चन में क्या अंतर है, ये छोटी सी सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, ठीक है। तो मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ पहले कि सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं कि मेटोनमी और सिनेक्डोकी में अंतर क्या होता है। ये फिगर ऑफ स्पीच में मोस्टली लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। मेटोनमी एक वो फिगर ऑफ स्पीच होती है जहां पर शब्द और वर्ड इज रिप्लेस्ड बाय अनदर वर्ड ऑफ फ्रेज दैट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद। देखिए मेटोनमी और सिनेक्डोकी में पहला अंतर यह है कि मेटोनमी में हम जब शब्द को मेटानमी, निम मीन्स नाम, मेटा, तो जब हम नाम परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो जो नाम है वो उस चीज का हिस्सा है। जैसे अगर आप कहते हैं कि अगर आपने बोला कि द पेन इज माइटियर देन द सोर्ड, तो पेन और सोर्ड जो है वो नाम चेंज करा है। अब पेन जो है राइटर के लिए और सोर्ड जो है वो सोल्जर के लिए यूज करी, तो उन्होंने क्या है वो क्लोजली एसोसिएटेड है मगर उसका हिस्सा नहीं है। क्लोजली एसोसिएटेड है मगर हिस्सा नहीं है। अगर आप क्राउन बोलते हैं किंग के लिए या क्वीन के लिए, तो वो उसका हिस्सा नहीं है, वो उससे एसोसिएटेड है, ठीक है, जुड़ा हुआ है मगर उसका पार्ट नहीं है। ऐसे ही अगर आप व्हाइट हाउस बोलते हैं यूएस के प्रेसिडेंट के उसके लिए, तो वो उसके से जुड़ा हुआ है मगर उसका हिस्सा नहीं है, मतलब उसमें से निकला हुआ नहीं है, तो दैट इज मेटोनमी। जैसे व्हाइट हाउस यूएस प्रेसिडेंट के लिए, तो यूएस प्रेसिडेंट क्लोजली एसोसिएटेड विद द व्हाइट हाउस। क्राउन किंग और क्वीन के लिए, हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लिए, तो ये जो चीज है, या बॉलीवुड बोलते हैं तो वो फिल्म इंडस्ट्री के लिए, अगर टॉलीवुड बोलते हैं तो वो साउथ की फिल्म इंडस्ट्री के लिए है। तो बेसिकली वो उससे एसोसिएटेड है मगर वो उसका हिस्सा नहीं है, ठीक है। अगर हम साधारण मेटोनमी में क्या करते हैं कि कोई भी चीज है तो वो उसका पार्ट नहीं होती है, वो उससे सिर्फ क्लोजली एसोसिएटेड होती है, दैट इज मेटोनमी। अब आपको यहाँ पर ये देखिए, अब सिनेक्डोकी में और मेटोनमी में फिर सिनेक्डोकी देखिए। सिनेक्डोकी में क्या करते हैं कि सिनेक्डोकी में भी सब्स्टिट्यूट करते हैं, देयर इज अ सब्स्टिट्यूशन इन सिनेक्डोकी एज वेल।
लेकिन उसमें क्या है कि उसमें जो फिगर, वो जो चीज है ना, वो पार्ट होता है, पार्ट फॉर होल या होल फॉर पार्ट। अगर हम बात कर रहे हैं तो वो जो है उसका हिस्सा होना चाहिए, हिस्सा होना चाहिए। जैसे कि द रिप्लेसमेंट वर्ड इज लिटरली अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल। जैसे अगर आप बोलते हैं आई हैव बॉट न्यू व्हील्स, तो व्हील्स कार का हिस्सा है, ठीक है। अगर आप बोलते हैं बॉट अ राइड, तो राइड कार का नाम चेंज कर दिया आपने, मतलब गाड़ी के लिए आपने नाम चेंज कर दिया, तो राइड बोल रहे हैं तो वो मेटोनमी है। लेकिन जब आपने व्हील्स बोला तो वो किसका हिस्सा है? कार का। अगर आप बोलते हैं वी नीड मोर हैंड्स, अगर आप कहते हैं ऑल हैंड्स ऑन डेक, तो आप हैंड्स बोल रहे हैं, तो हैंड से आप पूरे ह्यूमन बीइंग को दिखा रहे हैं, तो हैंड्स जो हैं वो पार्ट हैं, ठीक है। अगर आप बोलते हैं, लेकिन अगर आप बोलते हैं कि लेकिन इसी में ये है कि अगर आप यही चीज को बहुत सिंपल अंतर है कि अगर आप किसी चीज से नाम चेंज कर रहे हो और वो उस चीज से जुड़ा हुआ है, तो वो चीज क्या है? दैट इज मेटोनमी। लेकिन अगर कोई किसी चीज का हिस्सा नहीं है, सॉरी, किसी का हिस्सा नहीं है, क्लोजली एसोसिएटेड है, तो मेटोनमी है। लेकिन अगर किसी चीज का हिस्सा है, उसी में से, उसी चीज में से बना हुआ है, तो वो सिनेक्डोकी। जैसे अगर हम बोलते हैं इंडिया प्लेड वेल, तो इंडिया प्लेड वेल में आपने इंडिया की टीम को बोल रहे हैं, इंडियन टीम को बोल रहे हैं, तो इंडियन टीम जो है वो हो पार्ट फॉर होल है। जो टीम है वो पूरे देश का नेतृत्व कर रही है, बनी किससे है? जो इंडियन टीम है वो बनी किससे है? पूरे देश को नेतृत्व बनी किससे है? इंडिया से। तो वो क्या है? उसी का हिस्सा है, इंडिया का हिस्सा है। वो एक छोटी टीम इंडिया का हिस्सा है, तो वो पार्ट फॉर होल है, तो वो चीज क्या हो गई? दैट इज सिनेक्डोकी, दैट इज सिनेक्डोकी। वो सिनेक्डोकी का एग्जाम्पल जो है वो आपका यहाँ पर सिनेक्डोकी का एग्जाम्पल जो है वो बन जाता है। अब ऑल हैंड्स ऑन डेक अब मीन्स ऑल पीपल आर नीडेड। रिमेंबर, both metonymy and synecdoche involve substitution, but the nature of the substitution differs. metonymy में replacement जो है वो closely associated होता है, और synecdoche में उसका part होता है। इसको मैं with examples भी आप लोगों को समझाना चाहूंगी। थोड़े से मैं एग्जाम्पल देती हूँ। मेरे कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम्पल्स के लिए मैं जो है अपनी किताब ढूंढती हूँ, मगर मुझे मिलती नहीं है। फिर भी मैं एग्जाम्पल्स आप लोगों को जरूर बताऊंगी, जरा देखिएगा एग्जाम्पल्स। जैसे एग्जाम्पल में अब आप लोगों को मेटोनमी के एग्जाम्पल देना चाहूंगी। अगर हम बोलते हैं आई एम ऑल ईयर्स, यहाँ पर ये स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मेटोनमी है या ये चीज जो है वो सिनेक्डोकी है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी, यहाँ पर ईयर्स एक इंस्ट्रूमेंट का काम कर रहे हैं, उस डिवाइस को आप यूज कर रहे हैं, अटेंटिव लिसनर के लिए आप यूज कर रहे हैं। ईयर अपना ही काम कर रहे हैं, ईयर के लिए आप वो नहीं यूज कर रहे हैं, ईयर पार्ट ऑफ बॉडी के तौर पे यूज नहीं कर रहे हैं। आई एम ऑल ईयर्स का यहाँ मतलब है कि दैट इज गिविंग अटेंशन। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना वो यूज हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है किसके लिए? इंस्ट्रूमेंट को बात के लिए यूज कर रहे हैं, तो आई एम ऑल ईयर्स गिविंग अटेंशन के लिए यूज किया जा रहा, तो ये मेटोनमी है, दैट इज नॉट सिनेक्डोकी, ठीक है। तो ये दैट इज मेटोनमी, क्योंकि जो ईयर है यहाँ पर किसके लिए है? एक इंस्ट्रूमेंट के लिए, सुनने के लिए है, तो वो जो है गिविंग अटेंशन, अटेंशन के लिए बात की जा रही है, तो दैट इज वाई इट्स मेटोनमी। अब इसी तरीके से अब मैं आपको यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो कुछ इसके दूसरे के भी एग्जाम्पल जो है वो देती हूँ।
इसके भी एग्जाम्पल्स लेते हैं, तो इसके एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको। देखिए, अगर मैं बोलती हूँ आई हैव मेनी माउथ्स टू फीड, आई हैव मेनी माउथ्स टू फीड। अब अगर मैं बात कर रही हूँ तो केवल जो है वो माउथ को जो है वो नहीं खिलाया जा रहा है, पूरी बॉडी को नरिश किया था, ह्यूमन बींग्स को कहा जाता है। तो जो माउथ है इट्स अ पार्ट ऑफ बॉडी, तो पार्ट जो है वो होल को बता रहा है, तो दैट इज सिनेक्डोकी, वो सिनेक्डोकी। इसी तरीके से अगर हम बोलते हैं अब जैसे यहाँ पर है, हाँ, सिनेक्डोकी एक और चीज में भी यूज होता है, कंटेनर के लिए। जैसे होता है कैन यू बाय मी अ बॉटल, तो कंटेनर जो कंटेंट के लिए यूज होता है उसको ना करके हम कंटेनर की बात करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो सिनेक्डोकी के लिए यूज करते हैं, कैन आई बाय यू अ बॉटल। तो बॉटल से आप होल से पार्ट का जो है वो बता रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड सिनेक्डोकी। ये दोनों में अंतर होता है। एक मोटा मोटा अंतर ये है कि मेटोनमी में आप जिसकी चीज के बारे में बता रहे हैं वो उससे एसोसिएटेड है मगर उसका हिस्सा नहीं है। व्हील्स जो हैं, अगर आप बोलते हैं आई हैव गॉट न्यू व्हील्स, तो व्हील्स कार का हिस्सा है, तो वो सिनेक्डोकी है। आई हैव गॉट अ न्यू राइड, तो वो राइड जो है उससे जुड़ा हुआ है मगर वो उसका हिस्सा नहीं है, तो दैट इज वो जो चीज है वो मेटोनमी है। तो मेटोनमी और सिनेक्डोकी में अंतर होता है। सिनेक्डोकी में जो चीज है वो उसका हिस्सा होनी चाहिए जिस बारे में आप बता रहे हैं, और मेटोनमी में उससे क्लोजली एसोसिएटेड होनी चाहिए। पहली चीज ये है दोनों में अंतर, मेटोनमी और सिनेक्डोकी में। अब इसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि देखिए ये तो एक जो पार्ट है। अब मैं आपको एपोरिया और उसके बारे में भी बताऊंगी, एपोरिया और रिटोरिकल क्वेश्चन। मगर उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि भाई देखिए, एक सिंपल सी चीज ये है, अगर अभी भी टाइम टेबल बनाकर कायदे से पढ़ाई की जाए तो अभी भी कोई भी व्यक्ति जो है वो इन 4 महीनों में भी अपना टीजीटी पीजीटी का एग्जाम निकाल सकता है, मगर डिसिप्लिन आपका है। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज कहूंगी कि देखिए ये जो बैच है, यूपी टीजीटी का भी है मेरा, यूपी पीजीटी का भी है, मैं इस समय लाइव नहीं स्टार्ट कर सकती, क्योंकि लाइव का मतलब ये होता है कि भाई हमारी सबसे पहला जो हमारा दायित्व होता है ना वो स्टूडेंट्स के प्रति होता है। और वो दायित्व क्या होता है कि भाई आप अपनी पढ़ाने में एक ईमानदारी रखें। तो मेरे को पता है कि भाई इसका जो कोर्स है वो अगर मैं रोज 1 घंटा पढ़ाऊँ तो 1 घंटा यानी कि 2 घंटे लिटरेचर और ग्रामर, तो मुझे कम से कम 6 से 7 महीने लग जाते हैं अगर मैं सिर्फ 2 घंटा पढ़ाती हूँ। तो मुझे इतना टाइम लग जाता है, जो मुझे पता है कि स्टूडेंट्स को पढ़ना भी है, रिवीजन भी करना है, इतना टाइम लग जाता है। अब अगर मैं यही टाइम बढ़ाकर 5 घंटे कर दूं तो सबसे बड़ी बात है इतना लाइव मैं पढ़ा नहीं सकती, और ना इतना स्टूडेंट्स जो है मुझे पता ना, मैं अपना बता रही हूँ, मैं लाइव इतना नहीं ले सकती। लेकिन स्टूडेंट्स के पास टाइम है कि वो 5 घंटे 6 घंटे, और अगर वो वीडियोस भी इतना ना देखना चाहें तो भाई देखो, वीडियोस का मैं ये बताती हूँ कि भाई ये एक साधारण सी चीज़ ये है कि जब कोई भी व्यक्ति इस बैच को खरीदता है तो एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है कि मुझे शुरू कहाँ से करना है। क्योंकि आप किताब भी पढ़ने बैठोगे और अगर आप ये सोचोगे एक पतली सी किताब पढ़कर मैं एग्जाम निकाल लूँ, तो ऐसा नहीं होता। पढ़ना पड़ता है। सरकारी नौकरी इज नॉट अ पीस ऑफ केक। इफ यू वांट टू हैव इट देन यू हैव टू वर्क हार्ड, रियली हार्ड। तो वही चीज इसमें यह है कि आपको, अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, आप काम करते हो, आप कुछ भी करते हो, लेकिन अगर आप अब 2-3 घंटे भी निकाल सकते हो तो आपको करना क्या है, नोट्स आपके पास आएंगे। आप सबसे पहले वीडियोस देखिए, उसके बाद नोट्स पढ़िए। अगर आप पहले आप कोई चीज़ उसमें नोट कराई जा रही है, कुछ भी आप करिए, आपके पास तो समय है, आपके पास, आपको पता है कि हाँ मुझे नौकरी जो है अब करनी है, लेनी है, किसी भी तरीके से लेनी है, तो आप टाइम भी मैनेज करोगे, सारी चीज़ करोगे और करोगे भी। मैं आपको अपने एक स्टूडेंट के बारे में बताती हूँ। इस समय जो है वो मेरी स्टूडेंट जो है उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है और वो जो है हॉस्पिटल में एडमिट है। वहाँ से भी वो मुझको मैसेज ये कर रही है कि मैम अब एग्ज़ाम की डेट आ गई है और मैंने सारी चीज़ पढ़ ली है। मतलब आप ये मान सकते हैं कि उसको जो है वो इस समय
उसको हार्ट संबंधित प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन एक इन्फेक्शन की वजह से है, वो ठीक भी हो जाएगी। लेकिन वो जो है वहाँ पर भी ये सोच रही है कि मेरे को कैसे जो है मैं पढ़ चुकी हूँ और रिवीजन कर रही थी, लेकिन बीच में ये प्रॉब्लम मेरे साथ आ गई। लेकिन मैं जब ठीक होकर जाऊंगी तो अपने आप को सारी चीज़ें, अभी मेरा बीच में बिल्कुल इसमें से मैं ब्रेक हो गया है, मैं वापस जाऊंगी और जाकर जो है दोबारा से जो है सब चीज़ें पढ़ूंगी। ये जज्बा होता है। उस जज्बे के आगे ना इंसान, मैं भी मेरे जैसा, मतलब मैं तो वैसे बहुत इमोशनल इंसान हूँ। मैं जो है ना कल यही सोच रही थी, मैंने कहा देखो ये होता है जज्बा, कि भाई हॉस्पिटल में इंसान है, वो ये नहीं सोच रहा कि जो है कुछ उल्टा सीधा नहीं कि जाना है, अभी जो टाइम मेरा हॉस्पिटल में निकल रहा है ठीक है, वहां घर जाकर दोबारा से खूब अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो ये जब एक इंसान एक इतनी अजीब परिस्थिति में होने के बाद, इतनी क्रिटिकल कंडीशन में होने के बाद जब ये सोच सकता है, तो जो सब ठीक ठाक है, क्या वो मेहनत नहीं कर सकते, वो तैयारी नहीं कर सकते? कर सकते हैं। और जो कर सकते हैं तैयारी, भाई देखो पहले ही मैं एक चीज़ कहती हूँ, आप इंग्लिश सूत्रा का जब ऐप डाउनलोड करो, ऐप डाउनलोड करने के बाद जब आप स्टोर में जाकर ये चीज़ देखो, आप ध्यान से देखना इसमें कितने वीडियोस हैं, चाहे वो ग्रामर के हैं, लिटरे, एक एक चीज़ के आपके पास नोट्स आएंगे, सब चीज़ आएगी, हम खाली नोट्स नहीं बेचते। तो आप एक एक चीज़ देखना और फिर उसके बाद ये निर्णय लेना कि जब लोग विकट परिस्थितियों में पढ़ सकते हैं, तो क्या हम इतने गए गुजरे हैं कि हम नहीं पढ़ सकते? तो पढ़िए, मेहनत करिए, पीस ऑफ केक तो है नहीं, मेहनत करेंगे तो सब चीज़ मिलेगी। 3 महीने में लोगों ने निकाला है, लेकिन उसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है। देखो आसानी से प्लेट में सजा के तो कुछ भी नहीं मिलता। एक ये वाला बैच है यूपी टीजीटी का, पीजीटी का, और जो अपने आप मेहनत कर रहे हैं, रिवीजन करो, बार बार पढ़ो, जहां से भी पढ़े हुए हो अपने बार बार क्विक रिवीजन करते रहो, और जिस क्वेश्चन पे अटक रहे हो, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है, वो मुझसे मेरे से पूछो, उसमें से सेलेक्ट करूंगी, जो अच्छे क्वेश्चन होंगे उनके जवाब दूंगी। पार्ट 2 विक्ट्री, यू कैन बाय दिस बुक एज वेल, इसमें शॉर्ट में सारी चीज़ें दी हुई हैं। और एक ये पायनियर बैच प्रैक्टिस बैच है, इसमें भी मैं आपको बता देती हूँ क्या है। इसमें प्रैक्टिस बैच है, इसमें पिछले साल ये शुरू हुआ था। इसमें मैंने 50 टेस्ट के करीब करवाए थे, ग्रामर लिटरेचर फुल टेस्ट, 125 क्वेश्चन के, कुछ तो उससे भी बढ़े। अब आप सोच रहे होंगे तो इसमें हमें क्या वो है, कुछ स्टूडेंट्स, हमने उसमें आंसर कीज भी अपलोड कर दी है, लेकिन मैं आपको ये बताती हूँ, ये टेस्ट जो है ना अपने आप में रामबाण है। क्यों है? क्योंकि हर क्वेश्चन में मैं 4 क्वेश्चन इनका ना रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट बताती हूँ। अगर कोई क्वेश्चन है तो ये नहीं है कि अगर क्वेश्चन ये किया आ गया कि भाई कौन से में कौन सा प्ले शेक्सपियर ने क्वीन एलिजाबेथ, कौन सा प्ले जेम्स फर्स्ट के सामने जो है वो उस उनकी बेटी की शादी के उपलक्ष्य में हुआ था, तो उसके साथ ये भी बताती हूँ कि और कौन कौन से प्लेज हुए थे। इसके अलावा ये बताती हूँ कि अगर टेम्पेस्ट में जो है कॉलोनाइजेशन की थीम है तो कैसे है, अगर जो है कैलिबान के बारे में बताना है तो और भी चीज़ें बताती हूँ, जिससे उसमें से 3 से 4 क्वेश्चंस और बनते हैं। और मैं आपको ये बताती हूँ कि जब 2021 का पेपर आया था तो मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाते पढ़ाते ये चीज़ बताई थी कि लव लेबर लॉस्ट कॉमेडी ऑफ मैनर्स के जॉनरा में आता है। हालांकि वो 1660 में आई थी, मगर शेक्सपियर ने कॉमेडी ऑफ मैनर्स पहले, और वही क्वेश्चन, कार्पेडिम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन पूछे गए थे जो पढ़ाने में नहीं आए थे मगर उसमें आए थे, क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब ये बैच में देखते हैं तो लोगों को लगता है क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर ले। अरे क्वेश्चन पेपर के लिए तो जो आप ये बताओ कि ये जो बैच है, मार्केट में कई जो हैं वो भरे पड़े हैं, और आजकल एक चीज़ तो मैं देख रही हूँ, हर व्यक्ति को ना बहुत इजी 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 चीज़ें चाहिए। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अगर इतना आसान होता, आप देखिए पूरे यूपी में ओनली 1% पीपल हैव गवर्नमेंट जॉब, तो 1% लोगों के पास जब गवर्नमेंट जॉब है तो वो 1% 99% से ज़्यादा होशियार हैं। तो ज़्यादा होशियार होने के लिए तैयारी भी तो होशियारों वाली करनी पड़ती है, ये थोड़ी है कि भीड़ की तरह भागे जा रहे हैं और कर लेंगे। तो देखो भाई ये बात यही है, मुझे तो जो कहना होता है वो तो मैं कह के ही रहती हूँ, बाकी जिसको बुरी लग जाए लगते रहे, उड़ता तीर लेने की आदत है मेरे को, तो ये काम करती रहती हूँ मैं तो। अब मैं आपको नेक्स्ट जो पॉइंट बता रही थी वो है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एपोरिया एंड रिटोरिकल क्वेश्चंस। ये आप लोगों ने एक हैमलेट की स्पीच सुनी होगी, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। और इसका वो है कि वेदर आई शुड लिव और डाई, जीऊं या मर जाऊं।
तो एपोरिया एंड रिटोरिकल क्वेश्चन दो रिटोरिकल डिवाइसेस हैं दैट कैन बी यूज टू एंगेज द ऑडियंस एंड एम्फेसाइज अ पॉइंट. ऑडियंस को एंगेज करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है. जो ये एपोरिया फिगर ऑफ स्पीच है, ये डाउट या अनसर्टेनिटी बताता है, ये संदेह बताता है. वो जेन्युइन भी हो सकता है, वो फेक भी हो सकता है. जब व्यक्ति निर्णय ले पाने में जो है वो निर्णय ले पाने में असफल होता है, पढ़ूं या ना पढ़ूं, टीजीटी की तैयारी करूं या ना करूं, अब 3 महीने रह गए तो पढ़ूं या ना पढ़ूं. देखो भैया, कई के तो जेन्युइन होता है, कई के फेक है. तो इसका पर्पस जो होता है टू शो कंफ्यूजन और इनडिसीजन, एक डिलेमा बताने के लिए, एक कंफ्यूजन बताने के लिए. हम निर्णय नहीं ले पा रहे कि हम जो है निर्णय के ना तो इस पार है ना उस पार है. जब निर्णय ना ले पाने की जो स्थिति होती है, दैट इज एपोरिया, अ डाउट. एंड दैट कुड बी फेक एज वेल, वो फेक भी हो सकता है. ये एक क्वेश्चन के फॉर्म में हो सकता है. आप ये देखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं. इट कैन बी इन अ फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, अ स्टेटमेंट और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. ये स्टेटमेंट भी हो सकता है, ये क्वेश्चन भी हो सकता है. हैमलेट का टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन. ये लोग रिटोरिकल क्वेश्चन इसको समझ लेते हैं, लेकिन ये वो नहीं है. ये एपोरिया फिगर ऑफ स्पीच है. टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन. हैमलेट बाय शेक्सपियर. या हैमलेट जो है वो लाइफ एंड डेथ के बारे में कंफ्यूज है, वेदर ही शुड लिव और डाई. तो एपोरिया का मतलब यही होता है कि जब व्यक्ति संदेह में होता है कि उसे ये काम करे या ना करे, निर्णय ले पाने में जो है अक्षम होता है. और जब व्यक्ति जो है वो एक जिसे कहना चाहिए दो चीज़ों के बीच में है, ये चुनूं या ये चुनूं, तो उसको जो है कहा जाता है एपोरिया. लेकिन जो रिटोरिकल क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन पूछते हैं बट वी डू नॉट एक्सपेक्ट एन आंसर. कोई आंसर नहीं पूछा जाता. ये सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस को परसुएड करने के लिए होता है, थॉट प्रोवोकिंग होता है. और ये हमेशा ऑलवेज अ क्वेश्चन, इट इज ऑलवेज अ क्वेश्चन. जैसे हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू, कितनी बार मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा. अब अगर कोई टीचर किसी बच्चे से ये पूछता है हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू, तो ऑब्वियसली द टीचर इज नॉट एक्सपेक्टिंग एनी आंसर फ्रॉम दैट किड. वो क्वेश्चन का आंसर एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा है. क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि अब बच्चा कहे 20 बार, तो क्या होगा आप खुद सोचो. तो वो आंसर पसंद नहीं किया जाएगा. या ऐसे बोलते हैं एम आई योर सर्वेंट, तो कहेगा हाँ ना. तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, केवल एंगेज करने के लिए होते हैं. रिटोरिकल क्वेश्चंस जो होते हैं, दे डू नॉट डिमांड एन आंसर. तो ये क्वेश्चंस आंसर की इनकी जरूरत नहीं होती. ये सिर्फ और सिर्फ स्पीकर के फ्रस्ट्रेशन को बताने के लिए होते हैं. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एपोरिया, जहां इनडिसीजन है एपोरिया, शॉर्ट उसमें कहें इनडिसीजन, और रिटोरिकल क्वेश्चन सिर्फ ऑडियंस को एंगेज करने के लिए एंड डू नॉट डिमांड एन आंसर. ठीक, चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे. और आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं, और इन क्वेश्चंस के माध्यम से आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको जहां आपको डाउट है उनको क्लेरिफाई करने की कोशिश करूं. बाय बाय.